गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 1 नवंबर 2025 के करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। आज यानी कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ख़ास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर के मध्य प्रदेश का एक नया स्वरूप तैयार हुआ था, जो हम आज वर्तमान मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आज का जो दिन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाई जा रही है वो अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, ऐतिहासिक गतिविधियों का लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो 70वां स्थापना दिवस है वो उद्योग, नवाचार और रोजगार को समर्पित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो मोहन यादव जी हैं और गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल जी। राजस्थान की स्थापना हुई थी 1949 में और वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भजन लाल शर्मा और जो इनके वर्तमान गवर्नर हैं वो है हीरा भाऊ। जम्मू कश्मीर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित के रूप में दर्जा दिया गया और ये 5 साल पूरे कर चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के जो उप गवर्नर हैं, मतलब जो उपराज्यपाल हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। बिहार की बात करें तो बिहार में एट प्रेजेंट अभी चुनाव होने वाला है। बिहार सबसे पहले ही इसका गठन हो चुका था 1912 में। पश्चिम बंगाल से अलग होकर के बिहार को एक नया स्टेट बनाया गया था और सन 2000 में बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना था। वर्तमान में बिहार के जो सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। और जो गवर्नर हैं वो हैं मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान पहले केरल के राज्यपाल थे और अभी वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप 70वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान या पीयूष गोयल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसे दिल्ली में उद्घाटन किया गया। ये हमारे वर्तमान में कृषि ग्रामीण विकास मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। देश भर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। अन्य ऑप्शन की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है मुरैना और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राजनाथ सिंह ये केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और ये लखनऊ के सांसद हैं। शिवराज सिंह चौहान जी पहले मध्य प्रदेश के सीएम थे और अभी वर्तमान में विदिशा से सांसद हैं। पीयूष गोयल जी ये वाणिज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक के डिजाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? एल&टी लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या है इसके बारे में? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक के डिजाइन
और निर्माण के लिए स्वान डिफेंस एवं हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो आधुनिक जहाज है नौसेना की, जो आधुनिक आवश्यकताओं हैं उनको पूरा करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा। स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और ये जो है वो एक प्राइवेट संस्था है। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो L&T, ये वही कंपनी है जो भारत में बड़े बड़े जैसे कि अगर हम बात करें राम मंदिर है, मुंबई का अटल सेतु है, तो इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। L&T कंपनी की स्थापना 1936 में हुई थी और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1949 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने किस प्राधिकरण के साथ 500 करोड़ का MOU LNG बकरिंग सुविधाओं के विकास के लिए किया है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण, कोचीन पोर्ट प्राधिकरण या पारादीप पोर्ट ट्रस्ट? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कोचीन पोर्ट प्राधिकरण है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि BPCL है क्या चीज़। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और 2017 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। भारत में वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें से एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसके बारे में डिस्कशन करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण ने 500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत कोचीन में LNG बकरिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यह पहल भारत के ग्रीन पोर्ट और क्लीन फ्यूल मिशन को समर्थन देगी। कोचीन पोर्ट प्राधिकरण कहाँ पे है? यह है केरल के कोचीन। आगे बढ़ें, बात करते हैं कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजाइन शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला खान मंत्री ने कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? कोयला दृष्टि एवं खान सुगम, कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल, खान डेटा पोर्टल और कोल ट्रैक सिस्टम, ई कोल ऐप, माइनिंग लिंक प्लेटफॉर्म। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल। क्या है इसके बारे में? तो डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शिता शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोल लैंड एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि कोयले की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय की दक्षता, पारदर्शिता और डेटा आधारित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ें, बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? पठानकोट एयरबेस, हिंडन एयरबेस, अंबाला एयरबेस या श्रीनगर एयरबेस? तो इसका सही जवाब है C। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और जैसा कि आपको विदित होगा कि जो राष्ट्रपति का मुख्य इसमें बातें हैं वो भारत के संविधान में 52वें नंबर के आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें ये है कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये राफेल में जो है वो उड़ान भरी है। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। इस उड़ान के साथ वे भारत की पहली आधुनिक उड़ान विमान को उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के निर्माण के लिए MOU पर साइन किया है? फ्रांस,
यूएसए, रूस या फिर जापान? ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में पहली बार अपनी तरह का सिविल पैसेंजर विमान जो कि पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित होगा, उसके लिए एमओयू साइन हुआ है। और वो साइन हुआ किसके साथ? रूस के साथ। डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इसकी स्थापना हुई थी 1949 में और ये भारत की 14वें नंबर की महारत्न कंपनी है। कब बनाई गई महारत्न कंपनी? 2024 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ भारत में SJ-100 सिविल पैसेंजर विमान के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौते के साथ भारत में पहली बार एक पूर्ण यांत्रिक विमान, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो ये है कैसा? सिविल पैसेंजर विमान है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पहली बार पूर्ण यात्री विमान का निर्माण किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक समझौता कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2025 को। आगे बढ़ें, बात करते हैं कि भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश के निर्मित पहले SDR की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? इसरो, DRDO, HAL या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा DRDO। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? J. सतीश रेड्डी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो थीम वाक्य है वो है वयस्य मूलम विज्ञानम। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि भारतीय सेना ने पहले स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफेंडिंग रेडियो की खरीद के लिए एक अनुबंध जारी किया है। यह भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और सैन्य संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। SDR को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL की बात करें तो ये एक नवरत्न कंपनी है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं की संयुक्त भागीदारी हुई है? थल सेना, नौसेना, वायुसेना। थल सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, वायुसेना, नौसेना या सीमा सुरक्षा बल, थल सेना, वायुसेना या NNG। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थल सेना, नौसेना और वायुसेना। भारत की तीनों सेनाओं ने एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 की संयुक्त भागीदारी की है। और खास बात यह है कि ये जो अभ्यास हुआ है वो पाकिस्तान से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे हुआ है, गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा साझेदारी होती है वहाँ पे ये आयोजित किया गया है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना। ये दिखाता है कि भारत की तीनों सेना किसी भी युद्ध के लिए तत्पर हैं। और यह अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक निर्धारित है। इसका मेन पर्पस है कि तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त संचालन क्षमता, युद्ध तैयारी, भूमि, समुद्र या साइबर किसी भी क्षेत्र में हो वहां पे हमें सशक्त बनना है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना की बात करें तो इनके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? वो है उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। ये तो अध्यक्ष की बात कर ली। अब बात करते हैं कि इनकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 15, 8 और 4 यानी कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं और 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ यानी
अटैकस एटलस हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या है तो देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा, पतंगा मतलब तितली, है ना। आप ये देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पतंगा है जो कि कर्नाटक के दावणगेरे जिले में दिखाई दिया है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वनों वाले क्षेत्र में पाया जाता है। यह प्रजाति और कहाँ पाई जाती है? नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, भूटान, चीन, लाओस, कंबोडिया। यानी सीधे सीधे बात करें तो एशिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे ये पाया जाता है। ये 25 से 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और यह पतंगा फगारा नामक एक प्रकार का रेशम उत्पादन करता है। और इसका उपयोग जो रेशम उत्पादन करता है उसके लिए हम मोटे और ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पर भी ये तितली पाया जाता है वहाँ पर एक स्वस्थ वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। वो संकेत करता है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे वर्षावन कैसा होगा, वो उष्णकटिबंधीय ना होकर के वो उपोष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित है। बात करते हैं कि पर्यटन की गंगा बहाने के लिए प्रदेश सरकार ने नया भागीरथ संकल्प लिया है। एक जिला एक डेस्टिनेशन कार्यक्रम के तहत मेरठ में हस्तिनापुर सेंचुरी को चुना गया है। 5 जिलों को छूती 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो वन्यजीव अभयारण्य है वो पूरी तरीके से जैव विविधता पर आधारित है। वन निगम जल्द ही इसे इको टूरिज्म विकसित करेगा। यह धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक तीनों पर्यटन का संगम होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल। ये था आज का मुख्य करंट अफेयर और कल हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2025 का करंट अफेयर का। थैंक यू सो मच।